पावर हमेशा स्ट्रांग दिखती है, स्टेबल, परमानेंट और ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल। जब हम किसी एम्पायर गवर्नमेंट या किसी जायंट कॉरपोरेशन को देखते हैं तो लगता है जैसे ये हमेशा रहेगा। रोम को देखिए, ब्रिटिश एम्पायर को देखिए, सोवियत यूनियन को देखिए। अपने पीक पर किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ये सिस्टम्स एक दिन खत्म हो सकते हैं। कोलैप्स कभी अनाउंसमेंट के साथ नहीं आता, ना ही वार्निंग के साथ। ज्यादातर कोलैप्स नॉर्मल डेज के बीच होता है, जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है और जब तक लोग समझ पाते हैं सिस्टम ऑलरेडी टूट चुका होता है। यह कहानी पावर की नहीं है, यह कहानी सिस्टम्स की है। और हिस्ट्री एक सिंपल बात दिखाती है, जितना पावरफुल सिस्टम होता है उतना ही फ्रैजाइल भी हो सकता है। रोम, दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर। जब रोम अपने पीक पर था, पूरा यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट उनके कंट्रोल में था। रोड्स इतनी एडवांस थी कि आज भी उनके स्ट्रक्चर्स खड़े हैं। आर्मी इतनी डिसिप्लिन्ड थी कि मॉडर्न मिलिट्रीज आज भी उससे स्टडी करती हैं। रोम इनविंसिबल लगता था, लेकिन हिस्टोरियंस एक बात पॉइंट आउट करते हैं। रोम का प्रॉब्लम पावर नहीं था, प्रॉब्लम था एक्सपेंशन। जितना एम्पायर बढ़ता गया उतना सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता गया। रोम से बॉर्डर तक मैसेज पहुंचने में वीक्स लगते थे। जब तक ऑर्डर आता, सिचुएशन ऑलरेडी बदल चुकी होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा हो गया था कि कोऑर्डिनेशन इम्पॉसिबल हो गया। टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए इतनी लेयर्स थी कि पैसा सेंटर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता था। आर्मी को पे करने के लिए करेंसी डिवैल्यू की गई, इन्फ्लेशन बढ़ी, इकोनॉमी वीक होती चली गई। और जब एक्सटर्नल अटैक्स आए, सिस्टम रेजिस्ट नहीं कर पाया। रोम का कोलैप्स सडन नहीं था, वो डिकेड्स से हो रहा था, बस दिखता नहीं था क्योंकि सिस्टम पावरफुल लगता था। ब्रिटिश एम्पायर। सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन सब कंट्रोल में था। नेवल पावर स्ट्रांग थी, ट्रेड रूट्स ग्लोबल थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद एम्पायर सडनली कोलैप्स हो गया। रीजन पावर की कमी नहीं थी, रीजन था ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। एम्पायर इतना वास्ट हो चुका था कि सेंटर से इफेक्टिव गवर्नेंस पॉसिबल ही नहीं था। कॉलोनीज को कंट्रोल करने का कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा हो गया था। सिस्टम रिजिड था, अडेप्ट करना पॉसिबल नहीं था। और जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स स्टार्ट हुई, एम्पायर रिएक्ट नहीं कर पाया। कोलैप्स बाहर से नहीं आया, कोलैप्स अंदर से हुआ। मुगल एम्पायर। अकबर के टाइम पर सिस्टम बैलेंस्ड था, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन सब एफिशिएंट था। लेकिन औरंगजेब के टाइम तक एक्सपेंशन लिमिट क्रॉस कर चुका था। डेक्कन वॉर्स ने रिसोर्सेज ड्रेन कर दिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलोड हो गया, सेंटर से ऑर्डर्स आते आते इररेलेवेंट हो जाते थे। इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई, लोकल गवर्नर्स इंडिपेंडेंट होते गए, कोऑर्डिनेशन टूट गया। मुगल एम्पायर का फॉल भी सडन नहीं था, वो ग्रेजुअल था। एक्सटर्नल इन्वेडर्स बाद में आए, सिस्टम पहले ही वीक हो चुका था। एक्सपेंशन, कॉम्प्लेक्सिटी, इंफॉर्मेशन लॉग, इकोनॉमिक प्रेशर, ये पैटर्न हर एम्पायर में रिपीट होता है। अब हम पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं। ये पैटर्न सिर्फ पुरानी एम्पायर्स तक लिमिटेड नहीं था, मॉडर्न स्टेट्स में भी ये बार बार रिपीट हुआ है। सबसे क्लियर एग्जाम्पल, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्सेस में से एक। स्पेस रेस जीतने वाले साइंटिस्ट्स, अमेरिका को डायरेक्ट कंपटीशन देने वाला सिस्टम। बहुत लोग सोचते हैं कि सोवियत यूनियन कैपिटलिज्म से हार गया, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कोलैप्स का रीजन पावर की कमी नहीं थी,
कोलैप्स का रीजन था स्ट्रक्चर, सेंट्रल प्लानिंग। हर डिसीजन सेंटर से आता था। फैक्ट्रीज क्या बनाएंगी, कितना बनाएंगी, सब ऊपर से डिसाइड होता था। प्रॉब्लम यह थी कि ग्राउंड रियलिटी सेंटर तक पहुंचते पहुंचते लेट हो जाती थी। इंफॉर्मेशन स्लो नहीं थी, लेकिन डिस्टॉर्टेड थी। जो चीज लोगों को चाहिए थी वो प्रोड्यूस नहीं होती थी, और जो प्रोड्यूस होती थी उसकी डिमांड नहीं होती थी। सिस्टम अडेप्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी रिजिड थी कि चेंज करना सिस्टम के अगेंस्ट था। कंपटीशन नहीं था, इनोवेशन नहीं थी, एफिशिएंसी धीरे धीरे मर चुकी थी। जब ऑयल प्राइसेस गिरे और इकोनॉमी पर प्रेशर आया, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। सोवियत यूनियन का कोलैप्स एक दिन में नहीं हुआ, वो डेकेड्स से अंदर से वीक हो रहा था। अब आते हैं वेनेजुएला पर। वेनेजुएला ऑयल रिच कंट्री थी, लैटिन अमेरिका की रिचेस्ट इकोनॉमीज में से एक। जब ऑयल प्राइसेस हाई, द सिस्टम स्टेबल लगता था। गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही थी, लोगों को लगता था सब अंडर कंट्रोल है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक रिसोर्स पर डिपेंडेंट थी। मैन्युफैक्चरिंग वीक हो चुकी थी, एग्रीकल्चर इग्नोर हो चुका था, डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। जब ऑयल प्राइसेस क्रैश हुई, सिस्टम के पास बैकअप ही नहीं था। गवर्नमेंट ने करेंसी प्रिंट करनी शुरू कर दी, इन्फ्लेशन बढ़ी, सेविंग्स खत्म हो गई, फूड शॉर्टेज हो गई। कोलैप्स बाहर से नहीं आया, कोलैप्स सिस्टम के डिजाइन से आया। इंडिया का 1901 क्राइसिस भी सेम पैटर्न दिखाता है। लाइसेंस राज, हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो। सिस्टम डेकेड्स तक स्टेबल दिखता रहा क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा था। लेकिन स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ अलग चीजें होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया, गोल्ड बेचना पड़ा, इकोनॉमी कोलैप्स के एज पर आ गई। क्राइसिस सडन नहीं थी, ये रिजिड स्ट्रक्चर का नेचुरल रिजल्ट थी। अब हम गवर्नमेंट से आगे बढ़ते हैं और कॉरपोरेशंस को देखते हैं। यहां भी पैटर्न बिल्कुल वही है जो एम्पायर्स और स्टेट्स में दिखता है। कॉरपोरेशंस भी सिस्टम्स होते हैं, रूल्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, डिसीजन मेकिंग लेयर्स के साथ। ये सिस्टम्स छोटे होते हैं तो फ्लेक्सिबल होते हैं, फास्ट होते हैं, रिस्क लेने को रेडी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सक्सेस बढ़ता है, सिस्टम का साइज बढ़ता है और उसके साथ बढ़ती है कॉम्प्लेक्सिटी। ओ, कोडक को देखिए। एक टाइम था जब फोटोग्राफी का मतलब ही कोडेक होता था। फिल्म, कैमरास, प्रोसेसिंग। कंपनी मार्केट लीडर थी, प्रॉफिट स्टेबल था, ब्रांड ट्रस्ट एक्सट्रीमली स्ट्रांग था। और फिर डिजिटल फोटोग्राफी आई। सबसे आयरॉनिक बात यह है कि डिजिटल कैमरा कोडक ने ही इन्वेंट किया था। टेक्नोलॉजी उनके पास थी, टैलेंट उनके पास था, रिसोर्सेज उनके पास थे, लेकिन डिसीजन नहीं आया। मैनेजमेंट को दार था कि अगर डिजिटल को प्रमोट किया तो फिल्म बिजनेस खत्म हो जाएगा। पास्ट का सक्सेस फ्यूचर के लिए थ्रेट बन गया। सिस्टम अपनी ही सक्सेस को प्रोटेक्ट करने लगा, एडेप्टेशन को नहीं। और जब मार्केट पूरी तरह शिफ्ट हो गई, कोडक रिस्पॉन्स देने के लायक ही नहीं बचा। कोलैप्स सडन लगा, लेकिन अंदर से डिके काफी पहले शुरू हो चुका था। अब ब्लॉकबस्टर को देखिए, वीडियो रेंटल का ग्लोबल जायंट, हर शहर में स्टोर्स, फिजिकल प्रेजेंस, ब्रांड डोमिनेंस। लॉग वीकेंड्स पर ब्लॉकबस्टर जाते थे, यह हैबिट बन चुकी थी। नेटफ्लिक्स का आइडिया शुरू से क्लियर था, डिजिटल डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन मॉडल। ब्लॉकबस्टर ने यह सब देखा, उन्होंने इग्नोर नहीं किया। प्रॉब्लम अवेयरनेस की नहीं थी, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की थी। हजारों स्टोर्स, लॉन्ग टर्म लीसेस, एम्प्लॉयज, फिजिकल इन्वेंट्री।
इस पूरे सिस्टम को छोड़ना बहुत महंगा लग रहा था। रिस्क लेने से ज्यादा स्टेटस क्वो मेंटेन करना सेफ लगा। मार्केट बदली, कस्टमर बिहेवियर बदला और ब्लॉकबस्टर वही का वही रह गया। कुछ सालों में मार्केट लीडर से ऑब्सोलीट कंपनी बन गई। द जनरल इलेक्ट्रिक, एक सेंचुरी से ज्यादा पुरानी कंपनी, पावर, हेल्थ केयर, एविएशन, फाइनेंस। डिवर्सिफिकेशन कभी स्ट्रेंथ थी, लेकिन टाइम के साथ यह बर्डन बन गई। टू मेनी डिविजन्स, टू मेनी रिपोर्टिंग लेयर्स, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई। मार्केट चेंज हो रही थी, लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्स देने में लेट था। जो स्ट्रक्चर पहले सक्सेस लाया, वही स्ट्रक्चर बाद में कंस्ट्रेंट बन गया। जीई का कोलैप्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। कोलैप्स इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था। ये कॉरपोरेशंस एक बात क्लियर करती हैं, सक्सेस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, और जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, रिजिड सिस्टम्स सरवाइव नहीं कर पाते। अब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सिस्टम्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। पावर फ्यू कंपनीज में कॉन्सेंट्रेट हो रही है। फ्यू मॉडल्स पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सिचुएशन हिस्ट्री में नई लग सकती है, लेकिन पैटर्न पुराना है। एआई सिस्टम्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स कि उनके क्रिएटर्स भी हर डिसीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये मॉडर्न वर्जन है इंफॉर्मेशन लग का। रोम में प्रॉब्लम यह थी कि इंफॉर्मेशन लेट पहुंचती थी। एआई में इंफॉर्मेशन फास्ट है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग स्लो है। एआई सिस्टम्स एफिशिएंसी के लिए डिजाइन की जाती हैं। कॉस्ट्स कम, स्पीड ज्यादा, आउटपुट ऑप्टिमाइज्ड, लेकिन एफिशिएंसी का एक हिडन कॉस्ट होता है। रेजिलियंस, बैकअप पाथवेज रिमूव हो जाते हैं, रिडंडेंसी कम हो जाती है, सिस्टम लीन हो जाता है, और लीन सिस्टम्स फ्रैजाइल होते हैं। एक स्मॉल एरर मल्टीपल कनेक्टेड सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकता है। फाइनेंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, सब इंटरकनेक्टेड हैं। ये इंटरडिपेंडेंस स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। हिस्ट्री हमें बताती है कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम्स शॉक के सामने वीक होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहां इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी। हर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नेचुरली डिसऑर्डर की तरफ मूव करता है। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए। एम्पायर्स में ये एफर्ट मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन होता था। एआई सिस्टम्स में ये एफर्ट अपडेट्स, ऑडिट्स, ओवरसाइट होता है। जब ये एफर्ट कम होता है, डिके शुरू होती है, बायसेस बिल्ड होते हैं, एरर्स एक्यूमुलेट होते हैं, परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिग्रेड होती है। इस सब के बारे में अवेयरनेस है, रिसर्चर्स वार्निंग दे रहे हैं, रेगुलेशंस डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन स्लो है क्योंकि इंसेंटिव्स शॉर्ट टर्म हैं, कंपटीशन इंटेंस है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इंपॉर्टेंट है। ये भी हिस्ट्री का ही पैटर्न है। रोम जानता था कि एक्सपेंशन रिस्की है, लेकिन रुक नहीं सकता था। ब्रिटिश एम्पायर जानता था कि कॉलोनीज कॉस्टली हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकता था। सोवियत यूनियन जानता था कि सिस्टम इनएफिशिएंट है, लेकिन रिफॉर्म नहीं कर सकता था। एआई सिस्टम्स भी इसी प्रेशर के अंडर डेवलप हो रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करती, ये सिर्फ ऑब्जर्व करती है। हिस्ट्री एक सिंपल पैटर्न दिखाती है। पावरफुल सिस्टम्स इवेंचुअली कोलैप्स होते हैं। रीजन हर बार डिफरेंट होता है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होता है। ओवर एक्सटेंशन, कंप्लेक्सिटी, रिजिडिटी, इंटरनल डिके। रोम इटर्नल नहीं था, ब्रिटिश एम्पायर इटर्नल नहीं थी, सोवियत यूनियन इटर्नल नहीं था, और आज के पावरफुल सिस्टम्स भी एक्सेप्शन नहीं हैं।
कोलैप्स एक मोमेंट नहीं होता, कोलैप्स एक प्रोसेस होता है। और जब सिस्टम अपने पीक पर होता है, तब कोलैप्स सबसे इनविजिबल होता है। पावर कोलैप्स नहीं करती, सिस्टम्स कोलैप्स करते हैं। अपनी कॉम्प्लेक्सिटी से, अपनी रिजिडिटी से, अपनी सक्सेस से,